अस्सलाम वालेकुम। कैप 3 लेक्चर 4 स्टार्ट हो गया है। क्या हाल है जी सीएमए का? अच्छा है अभी तक? आगे भी अच्छा रहेगा अगर अभी तक अच्छा है तो। ये होमवर्क में सवाल थे, इनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। सोल्यूशन मौजूद थे, सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, देखें कोई एक आधा करना पड़ा तो कर भी लेंगे। 8वां हो गया था, कोई मसला? 9वें 10वें में कोई मसला? कोई मसला नहीं है। चलो फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली। ठीक है, किस किस का आज पहला दिन है? निकल जाए क्लास से। ये नहीं खड़ा क्यों हो जाएगा? मैं कह लूँगा खुद, ठीक है ना? क्यों जी, आज क्यों पहला दिन है? कहाँ थे आप? हैं? अच्छा, पीआरसी के पेपर हो गए? पीआरसी वाले भी अब आ गए? बोलो, अभी पीआरसी के पेपर चल रहे हैं वैसे? 28 को खत्म होने? चलो माशाल्लाह, बेसिक्स तो लंघ जानी है। लेक्चर्स लिए ये अपलोड हो रहे थे? चलो ठीक है। आपने, आपके पेपर था? वैसे आप लेट आए हो? कहाँ से हो आप? वहाँ से पैदल आ रहे थे? तो टाइम लग गया ना, मैंने कहा पूछ लूँ। हैं? अच्छा, रिक्वायरमेंट है जी हमारी बेटा, ये ज़रूरी है। बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। आपको किसी ने कहा होना है क्लास वालों ने, अब बेसिक्स चल रही है, खैर है, चिल करो, अभी याशी करो, बाद में आना। बेटा फिर सारा सेशन ही रोते गुजर जाना है। ये चीज़ें अगर काबू में नहीं होंगी तो ये चीज़ें बहुत से ज़्यादा अहम है। बार बार कह रहा हूँ, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। आप 100 लेक्चर से भी ऊपर चले जाएंगे तो ये 7-8 लेक्चर जो बेसिक वाले हैं, ये आपको हर लेक्चर में ही नज़र आएंगे। कहीं भी आपकी जान नहीं छूटती। तो जिनके लेक्चर्स पेंडिंग भी हैं, वो बराए करम, वाओ, मेहरबानी, ये पूरे कर लें। तुम्हारा कितना दिन है आज? दूसरा। तुमने लेक्चर पूरे किए? सॉरी, आपने लेक्चर पूरे किए? यू आर रिक्वायर्ड टू व्हाट कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टोटल, वाह, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी बात वहां चली गई जहां से हमने पहले दिन शुरू की थी। पहला दिन तो मतलब वही था ना जो दूसरा दिन था दरअसल। ये प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने कहा था रीड करना जाके नोट्स से, तो उसमें वहां पर ये बात लिखी हुई थी, प्रोडक्ट कॉस्ट का ही नाम प्रोडक्शन कॉस्ट भी है। छोटी छोटी बात भी काम आ जाती है। आप रिक्वायरमेंट के अंदर उसने प्रोडक्शन कॉस्ट लिख दिया। अब जिसने थ्योरी में से ये वाली लाइन पढ़ी थी, मैं आपको दिखाऊं, चीज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट कॉस्ट हैं वो कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इनकर होती हैं। दीज कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब देखो, जिसने ये पढ़ा था उसका काम बन गया, और जिन्हें नहीं पढ़ा था वो सोच रहा होगा पता नहीं ये क्या चीज़ होती है। खैर चले, कोई बात नहीं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है। और जो पीरियड कॉस्ट होती है ये बेसिकली नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ही होती है। ठीक है, देखें ज़रा, शायद इसका भी नाम लिखा हो, अल्लाह करे लिखा हो। वैसे मैंने ये, मुझे याद नहीं है कि लिखा हुआ या नहीं। पीरियड कॉस्ट आर नॉट एसोसिएटेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी, दीज कॉस्ट आर, ओह यस, कम ऑन, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा हुआ था। अच्छा, ये मुझे नहीं याद था कि लिखा हुआ है, अभी अभी आप लोगों के सामने ही ये मैंने देखा। तो बहरहाल थ्योरी जितनी लिखी गई है वो ज़रूरी वाली ही लिखी गई है। आपके नोट्स में मैं चैप्टर्स में से थ्योरी डालूंगा। आई की किताब में तो बहुत बहुत थ्योरी है, तो सारी तो नहीं ज़रूरत होती है आपको। वो तो सिखाया जा रहा होता है कि जी ये टॉपिक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट, ये मिसाल के तौर पे कंट्रीब्यूशन इसे कहते हैं, ये ऐसे निकलता है। ये सारे काम तो हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, फॉर्मूलाज लिख कर याद कर रहे होंगे। वहाँ पे वो वाली चीज़ें तो रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। थ्योरेटिकल चीज़ें जो होती हैं वो इसी तरह की होती हैं जो ऑलरेडी मैं काफ़ी कम करके नोट्स में डाल चुका होता हूँ, तो आप उसको मज़ीद कम नहीं कर सकते। नोट्स के अंदर मौजूद थ्योरी बहरहाल बिल्कुल बगैर किसी एक लफ्ज़ को भी छोड़े पढ़नी है, और उसके बाद चैप्टर एंड होने के बाद मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने फिर उस चैप्टर को ऑडिट करना है। हाँ, अभी बेसिक्स के अंदर तो मुझे ये सहूलत है, आप ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन उसके बाद से हम आई कैप के चैप्टर्स को करना शुरू कर देंगे, तो जो चैप्टर ख़त्म होगा फिर उसको पूरी तसल्ली से आपने देखना भी है। ठीक है ना, सही है? तो ये थ्योरी पढ़ने के लिए है, ये सिर्फ यहाँ पे बराए नाम नहीं लिखी गई। ठीक है, चले। तो प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब वो जो हमने प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की बहस की थी परसों, ये वही वाली कॉस्ट है। और आपको पता है प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर, एफओएच आता है, और पीरियड कॉस्ट के अंदर सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस कॉस्ट ये आ जाती है। ठीक है, चलो तो जी अच्छा हो गया।
फिक्स वेरिएबल का काम करना है आज, बस ज़रा ये थोड़ा सा टाइम पास कर लें जी। शुरू करते हैं जी। आकिब लिमिटेड इज मैन्युफैक्चर ऑफ हाई टेक प्रोडक्ट एंड इज मंथली प्रोडक्शन एंड सेल इज 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स हर महीने बनाते हैं और बेच भी देते हैं, कोई स्टॉक नहीं रखते। अच्छा, सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी पर यूनिट गिवन है, ठीक है, आसानी हो गई। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट नहीं गिवन, साथ ही बता दिया गया, नीचे नोट देख लो। नोट जाके देखा तो उन्होंने कहा कि 1 यूनिट पर 1.5 घंटा लगता है और हर घंटे के 3,000 रुपये देते हैं, तो 1 यूनिट पर तो फिर 4500 रुपये लगे, ठीक है। तो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी थी, तो मटेरियल कॉस्ट तो रेडीली अवेलेबल है, सॉरी ये नीचे 5,000, लेकिन लेबर कॉस्ट के लिए 3,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था। वही बताया था ना आपको कि मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, बल्कि लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं पर यूनिट, 1.5 लेबर आवर्स पर यूनिट ये रिक्वायर्ड है, और हर लेबर आवर पर पेमेंट करते हैं पर लेबर आवर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4500 रुपये, ये क्या आ गया, ये है आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है ना। सिखाया था ना कल बड़ी तफसील से, ये सारे सीएमए में ये चलना ही चलना है आपके साथ, हर सवाल में यही काम हो रहा होना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे कहते हैं टोटल ओवरहेड्स, इनके लिए नोट 2 देखें, ठीक है जी, देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज यानी इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, वो पहले ही उन्होंने एफओएच लिखा हुआ है। और प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट की मतलब तीन तरह की होती है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और फिर इसके अलावा जो भी कॉस्ट है और है फैक्ट्री की चार दीवारी की, वो एफओएच, ये सीखा था हमने, ठीक है। तो ये एफओएच आ गया। सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, अब ये क्लियर नहीं है, चुप है, चुप है तो कोई एक अजम्पशन, अच्छा कभी अजम्पशन लो ना तो छोटा सा नोट डाल देना, जैसे अभी इसके बारे में लिखा हुआ है आगे, लेकिन नहीं लिखा हो तो फिर आपको कोई एक अजम्पशन तो लेनी पड़ेगी ना, तो आप ये अज्यूम, छोटा सा एक नोट डाल दोगे कि आई हैव अज्यूम्ड दैट सिक्योरिटी गार्ड्स आर इन फैक्ट्री या आर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। तो उससे फिर आप इसको प्रोडक्शन कह देंगे, और अगर आपने दूसरी तरफ जाना है तो इसको आप दूसरा एजम्पशन लेकर लिख सकते हैं। तो एजम्पशन ले लेंगे, जहाँ पे क्लियर ना हो तो एजम्पशन के ऐसे आपकी वो ट्रीटमेंट बिल्कुल सही मानी जाएगी, ओके। लेकिन ऐसे होगा नहीं, बताएगा, जैसे यहाँ पे बता रहा है 35% सिक्योरिटी स्टाफ इज एम्प्लॉयड इन, इसका मतलब इसका 35% जो है वो कितना बना, ये क्या है, तो 650 फिर कहाँ जाएगा, सिर्फ इग्नोर नहीं करना था, इस सवाल में दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो 350 इधर आ गया, 650 नॉन प्रोडक्शन में जाएगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, वैसे तो मशीनें और इक्विपमेंट जो है वो फैक्ट्री की ही होती हैं, अगर चुप होगा तो नॉर्मल अजम्पशन यही है कि मशीन है, लेकिन इक्विपमेंट भी आ गया ना। अब इक्विपमेंट जैसे मिसाल के तौर पे एसी है, ये भी तो एक इक्विपमेंट है, फोटोकॉपी मशीन पड़ी है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट हो सकते हैं ना। अब उसने लिख दिया मशीन एंड इक्विपमेंट, चुप हो सवाल, तो फिर मैं अजम्पशन ले सकता हूँ कि ये मशीन फैक्ट्री में होगी और इसके बड़े बड़े इक्विपमेंट जो पड़े होते हैं फैक्ट्री में, लेकिन वो चुप नहीं था, उसने क्या कहा 75% ऑफ डेप्शन बिलोंग्स टू, इसका मतलब बाकी मशीनें, फिर जनरेटर भी तो एक मशीन ही है, हेड ऑफिस में लगा हुआ है, तो क्या उसकी डेप्शन फैक्ट्री में आएगी। तो अगर वो कह रहा है, क्लियरली बता दिया उसने, तो 75% जो है वो कितना बनता है 370, ये एफओएच हो गया, और 150 हाँ वो नॉन प्रोडक्शन है। उसने ये नहीं कहा था सेलिंग एडमिन अलग करने हैं, उसने कहा जो प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है, तो नॉन प्रोडक्शन जो भी है, सेलिंग भी हो गया, एडमिन भी हो गया, फाइनेंस, वो सारे के सारे वह एक हेडिंग के अंदर चले जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चुप नहीं है, बता रहा है 1 मीटर लगा होगा, वहीं से हमारी फैक्ट्री को भी सप्लाई जा रही होगी, वहीं से हमारे शोरूम को भी जा रही होगी, वहीं से हमारे एडमिन डिपार्टमेंट को भी जा रही होगी बिजली, ठीक है। तो वही वो बता रहा है कि 60% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज होती है मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसका 60%, ये 300 क्या हो गया एफओएच, ठीक है जी। और इसको भी यहाँ लिख ही देते हैं फिर, ये मैंने 1.5 करके यहाँ पे किया था 4500, ये 4500 क्या है डायरेक्ट लेबर, ठीक है। और ये तो सीधा सीधा ही आ गया था डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना। डीएलसी, डीएमसी, एफओएच, 3 ही कॉस्ट होती हैं। रेंट एक्सपेंस कह रहा है कि 65% एरिया जो है वो फैक्ट्री ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बाकी एरिया फिर सेलिंग एडमिन का होगा, हमारी बला से फैक्ट्री के अलावा जो भी है वो नॉन प्रोडक्शन है, तो इसका 65%, 650 ये एफओएच आ गया।
डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री का खर्चा है तो क्या है, प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अलावा वाले कहाँ चले जाएंगे। आगे कहता है सेल्समैन कमीशन जो है वो 0.5% ऑफ सेल रेवेन्यू है। तो पॉइंट, अब से देखो सेल कोई एक्सपेंस नहीं है, सेल तो रेवेन्यू है, इनकम है, लेकिन उसने क्या कहा हुआ है हमें, नहीं उसने हमें क्या कहा हुआ है, कॉस्ट निकाल लो, प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब सेल्स के ऊपर जो कमीशन दिया जा रहा है क्या वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है ना, तो हमारे लिए तो प्रोडक्शन के अलावा दूसरी कैटेगरी क्या चल रही है, तो यहाँ पर आपने इसको 0.5 क्या है, परसेंट है ना, हाँ 0.5% आ गया, ये एक यूनिट का कमीशन, और टोटल कितने 10,000 बनाते भी हैं और बेच भी लेते हैं, तो कितना बना, हाँ 750। ये क्या है, ये सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, यानी आपके लिए तो दो ही कैटेगरीज चल रही हैं, ये क्या है, नॉन प्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ से भी बकाया नॉन प्रोडक्शन हो गया, तो अगर इसका सोल्यूशन देखें तो ये आपको नजर आ रहा है इसी तरह से। अच्छा टोटल मांगा, सॉरी, ये तो मैंने पर यूनिट निकाल के दिया था सारा का सारा। ये क्या है, ये सेल प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट है, पर यूनिट है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 10,000 से, ये पर यूनिट निकला है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। ठीक है, बाकी ये तो उसने दिए ही क्या हुए, और ऊपर भी क्या है 1000 में। ठीक है ना, तो ये 1000 के अंदर टोटल कॉस्ट है। ओके, तो इनको तो 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, बाकी सारी कॉस्ट जो है वो इसी तरह से 1000 के अंदर गिवन थी, वो दे दी इन्होंने। और नॉन प्रोडक्शन के अंदर ये पहली कॉस्ट अभी हमने देखी 750, और बाकी वो सारे जो उधर से बच के इधर आ गए। ठीक है, तो इनमें कोई मसला तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, इजी था सवाल। सोल्यूशन था इसका, हाँ था ना, वही तो देख रहा हूँ। अगले का सोल्यूशन था, सोल्यूशन वाले सवाल में कभी मसला हुआ है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ओ कैलकुलेट सेल प्राइस पर यूनिट। अब सेल प्राइस का फॉर्मूला आपको बताया था, याद है कि अगर आपने सेल प्राइस निकालनी है तो आप क्या करोगे, सारी कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एफओएच कॉस्ट, ये होगी प्रोडक्शन। अब उसने सेल प्राइस कही है, देखो बेटा जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं ना, तो सिर्फ उसको बनाने की कॉस्ट नहीं रिकवर कर रहे होते आप, उसको बनाने की और उसको बेचने की और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऐड करते हैं, और फिर आप प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड करके सेल प्राइस डिटरमिन कर रहे होते हैं। ये हमने फॉर्मूला बनाया था, जिनका पहला दिन, अब उनको क्या पता ये क्या फॉर्मूला होता है, वैसे है किधर, वैसे ये बात यहां से शुरू की थी हमने, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, फिर हमने कहा था कि ये सेल प्राइस कैसे निकलती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट भी और पीरियड कॉस्ट भी। एक बड़ा अच्छा सा टेबल भी यहाँ पे बना हुआ है, ये आपके नोट्स में ही। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की टोटल कॉस्ट पकड़ेंगे और उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हम पहुंचेंगे सेल प्राइस। ठीक है ना, सारी कॉस्ट, तो सवाल के अंदर जितनी कॉस्ट भी थी वो सारी की सारी हमने ढूंढनी थी। यही मैंने लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, और उसके बाद सेलिंग हो, एडमिन हो, फाइनेंस हो, जितनी कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन में है वो भी ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट आएंगी, उसमें प्रॉफिट, अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऐड करेंगे और कोट करेंगे अपनी प्राइस के जितने की हम चीज बेचेंगे। ठीक है, सही है ना कि नहीं, सही, सही कि नहीं सही यार, वो परसेंटेजेस रहती रह रही है ना, रहने दो, अच्छा है, इतना बोरिंग काम है, मेरा दिल नहीं कर रहा। हाँ ना, आसान काम, बस उसमें एक ही मसला है, बूझो तो जाने, नहीं कोई बता दे, उसमें एक मसला है, वो परसेंटेज वाला सवाल है ना, एक मसला है, सोल्यूशन नहीं है, बस यही मसला है कि उनके अंदर उस सवाल का सोल्यूशन नहीं है, यही मसला है और कोई मसला नहीं है। चले वापस है, हाँ जी, सेल प्राइस निकालनी है और सेल प्राइस का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। ठीक है, बेसिक्स में बता दिया, एंड तक यही चलेगा। अच्छा, इमरान लिमिटेड प्रोड्यूसेस लकड़ी चेयर्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट इज गिवन फॉर लकड़ी चेयर। डायरेक्ट मटेरियल में लकड़ी और पेंट लगता है, ईच कुर्सी रिक्वायर्स 5 स्क्वायर मीटर ऑफ वुड एंड कॉस्ट ऑफ वुड इज, चलो ये अच्छा हो गया, वो रेट भी पर स्क्वायर मीटर ही है तो टेंशन ही कोई नहीं। ठीक है, अच्छा अब उसने पर यूनिट ऑफ चेयर का कहा है। ठीक है, ये तो बड़ा सुकून से होता जाएगा, एक यूनिट, एक कुर्सी पर कितने स्क्वायर मीटर, और हर स्क्वायर मीटर की तो टोटल कॉस्ट रुपीस पर यूनिट चल रहा है।
ऐसा ही है। आगे, ईच चेयर रिक्वायर्स 100 मिलीलीटर ऑफ पेंट। ओ, यहाँ पे धोखा, कोई बात नहीं, 100 मिलीलीटर है और 1 मिलीलीटर, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, डिवाइड बाय 1000 किया तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। कल सिखाया था, ज्यादा दूर नहीं है, करीब करीब ही है। स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये पहले दिन वालों ये सब कुछ हमने किया हुआ है। अब आप क्या समझ रहे थे, शुगल चल रहा है, हाँ इंट्रोडक्शन हो रहा होगा, सर अभी नाम याद कर रहे होंगे। आज सर ने 4 लाइनों का नाम याद कर लिया, फिर अगली 4 का, फिर अगली हफ्ते में तो मुश्किल से नाम याद होंगे, ऐसे ही है ना। प्लीज लेक्चर ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, मैं बार बार कह रहा हूँ। शुक्र करो अभी फिक्स वेरिएबल की बात जरा दोबारा से शुरू होकर आगे चलनी है, वरना तो आप बिल्कुल ही तबाह दे। ये क्या बन गया जी, ये अब मिलीलीटर नहीं, आप लीटर बन गए, ठीक है। तो ये लीटर रिक्वायर्ड है और हर लीटर की कॉस्ट जो है वो 10, तो रुपीस पर यूनिट ये लिखना अब हम छोड़ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं जी। ओनली 1, यानी 1 रुपए का पेंट एक कुर्सी पे लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लो जी, डायरेक्ट वर्कर्स में कटिंग और असेंबली। अच्छा, कुछ वर्कर्स जो हैं वो लकड़ी काट रहे हैं और कुछ वर्कर जो है वो उनको जोड़ के ग्लू से और वो ठुकाई करके वो काट के ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लकड़ी काट रहे हैं और कुछ कुर्सी बना रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट वर्कर, ईच चेयर रिक्वायर 30 मिनट्स फॉर कटिंग एंड असेंबली ऑफ चेयर एंड दीज वर्कर्स आर पेड वेजेस एट 6 पर आवर। वही वाला काम, 30 मिनट्स हैं तो इसको आवर में कन्वर्ट करो। अब ये आवर बन गए, यानी आधा घंटा एक चेयर पे लगता है और 1 घंटे का पे करते हैं 6, तो आधे घंटे का 3 बनेगा, ठीक है। कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई ऐसी छोटी सी बात समझ ना आए तो, या बेसिक्स के अंदर बिल्कुल इतनी सी गुंजाइश भी नहीं छोड़ के चलनी। जितना यहाँ पर आप चीज़ों को तवज्जो से देख लेंगे उतना ही सारे सीएमए में सुकून से चलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर हम अगले टॉपिक्स में जाके ना उन टॉपिक्स को सीख रहे होंगे। अब ये बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन है, लेकिन अगर ये सिखाए बगैर पहली बार सवाल आ जाए आपके सामने, तो आप उस सवाल की, उस कॉन्सेप्ट की, उस टॉपिक की, उसके थीम को समझने की बजाय आप इनमें उलझे रहेंगे। तो इसलिए बेसिक्स करवाई जाती हैं, हमेशा ही करवाई जाती हैं, हर उस्ताद ही करवाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन बस बच्चे नहीं करते, बच्चे तो बच्चे हैं ना जी। ईच चेयर रिक्वायर, अच्छा वो पेंट भी होती थी ना, तो पेंट जब होती है तो पेंटर अलग है, कटाई वाला, ठुकाई वाला और फिर पेंटिंग वाला, अलग अलग वर्कर हैं। तो ईच चेयर रिक्वायर 1 घंटा ऑफ लेबर टाइम इन पेंटिंग प्रोसेस एंड दीन, ये तो सीधा सीधा ही है, एक आवर ही चाहिए और 7 रुपए। तो चलो नेक्स्ट, लाइसेंस फी, यानी चेयर बनाने का लाइसेंस भी हमें लेना पड़ता है। हुकूमत ने कहा हुआ है कि एक चेयर बनाओगे तो हर चेयर पे हमें 2 रुपए फीस देनी पड़ेगी। इजाजत है ना, हम ही चेयर्स बना सकते हैं, ये कुर्सी की तो लड़ाई है सारी, ठीक है। तो एक कुर्सी की जो हमें लाइसेंस फी हुकूमत को पे करनी पड़ती है बनने के बाद, वो क्या है, तो अब ये देखो लाइसेंस फी है 2 पर चेयर, तो हम वैसे ही रुपीस जो निकाल रहे हैं ये पर चेयर, ये क्या निकाल रहे हैं हम, कॉस्ट पर चेयर, बल्कि मैं पर चेयर लिख देता हूं, ये कॉस्ट चल रही है, आपको पता है आगे इसी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो वो सेल पर चेयर बन जाएगी। आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसे कहते हैं स्टूडेंट भाई? अगर तो ये होती पर मंथ या पर एनम, इंशाल्लाह आज फिक्स वेरिएबल में जाके बताऊंगा। अगर ये पर मंथ पर एनम होती तो ये फिक्स कॉस्ट होती, ये पीरियड कॉस्ट बन जाती। आप 10 कुर्सियां बनाएं या 500 कुर्सियां बनाएं, ठीक है। हाँ, लेकिन मसला क्या है, पीरियड कॉस्ट तो तब हो जब ये प्रोडक्शन, ये फैक्ट्री से बाहर निकल जाए, लेकिन फैक्ट्री के अंदर रहते हुए यही प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगी, लेकिन होगी फिक्स नेचर की, होगी प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट फिक्स्ड है, ये एक क्लासिफिकेशन है जो कल शुरू की थी ना बात जाते जाते। अब वो फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री की है तो प्रोडक्ट कॉस्ट है, और अगर वही फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री से बाहर की है तो वो पीरियड कॉस्ट बन जाएगी, तो वो अलग बात है। तो अगर ये लाइसेंस पर चेयर क्या कह रहा है, ये लाइसेंस ऐसे भी कह सकता था कि ये लाइसेंस कुर्सियां बनाने का है, तो बनाने का है ना। अब एक लाइसेंस क्या है कि जी आपने यहाँ पे जो सेल्स शोरूम बनाया हुआ है उसका लाइसेंस है, यहाँ पे चीज बेचनी है तो शोरूम बनाना है तो उसका लाइसेंस है, अब वो सेलिंग बन जाता, वो पीरियड कॉस्ट बन जाता। प्रोडक्ट कॉस्ट की खुसूसियत ही यही है कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट अगर टोटल में भी होती तो हम पर यूनिट निकाल के इसमें ऐड करते, ऐड करके प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन जाता, प्रोडक्ट बिकेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी। ये कल थोड़ी सी बात की थी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अभी सफर बाकी है,
आगे चल के इस बातें समझ आने लग जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो इसरार और रुमूज खुलते जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो बहुत बुनियादी बुनियादी बातें हमने अभी की है। अच्छा जी, ईच चेयर रिक्वायर्स 15 मिनट ऑफ कटिंग मैं कहने लगा था वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड किसे कहते हैं। अब कल फिक्स वेरिएबल की थोड़ी सी बात हो गई थी ना। वेरिएबल ओवरहेड वो हैं कि जब कुर्सी बनेगी तो वो इनकर होंगे, कुर्सी नहीं बनेगी तो इनकर। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं कि ये बिजली का बिल है। जो मशीनें हमने लगाई हुई हैं, कटिंग मशीन है, फिटिंग मशीन है, पेंट स्प्रे मशीन है, ये बिजली पे चलती हैं। अब काम हो रहा होगा तो बिजली खर्च हो रही होगी तो बिल आ रहा होगा, इसको वेरिएबल ओवरहेड कहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं है, डायरेक्ट लेबर भी नहीं है। फैक्ट्री का है, साथ साथ उसकी तैयारी भी करें जो कल शुरू किया था। फैक्ट्री का खर्चा है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो बनेगा, लेकिन वेरी कर रहा है विद 2 कुर्सियां बनाओ तो थोड़ा बिल, 200 बनाओ तो ज्यादा बिल, मशीनें ज्यादा चली, 2000 बनाओ तो और ज्यादा बिल। लेकिन जिस फैक्ट्री 4 दीवारी के अंदर हमने ये काम शुरू किया हुआ है वो भी किराए पे है, क्या वो किराया बदलेगा? तो वो फिक्स्ड ओवरहेड बन जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन को देखना है हमने इस वक्त, ठीक है ना। प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट फिक्स्ड कॉस्ट भी बनती है और वेरिएबल कॉस्ट भी बनती है। वो असल में ये फिक्स वेरिएबल की बात में थोड़ी सी छेड़ी थी, इंशाल्लाह आज सारा लेक्चर उसी पे ही बात करनी है। ओके, इधर तो जान छड़ाओ, कहोगे तो परसेंटेज भी कर लेंगे, हैं? नहीं, अच्छा चलो जी। ईच चेयर रिक्वायर 15 मिनट ऑफ कटिंग मशीन टाइम एंड दिस कॉस्ट कंपनी रेट ऑफ 2 पर मशीन आर। मतलब एक कटिंग मशीन एक चेयर पर 15 मिनट चलती है और मशीन जब 1 घंटा चलती है तो 2 रुपए लगते हैं, ये लिखा हुआ है ना। तो कोई बात नहीं, ये भी वैसे ही चलना है। 15 मिनट आवर्स में कन्वर्ट करो और 2 रुपए जी, पॉइंट 8 आने लग जाते हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, तो ये अच्छा प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो, चूंकि हमने सेल प्राइस पे जाना है तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट भी प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी थी? सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, ये सब की सब लेनी है हमने, ठीक है। ये सारी कॉस्ट लेनी है और फिर इन सब कॉस्ट के अंदर, टोटल कॉस्ट के अंदर हमने, तो ये सब आज छोड़ना कुछ भी नहीं है हमने, ठीक है। बस कैलकुलेशन की बात थी, बाकी तो सब कुछ ही लेना है, कुछ छोड़ना तो है नहीं इसमें। पिछले सवाल में अलग अलग करना था, इस सवाल में टोटल कॉस्ट। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है? चार्ज टू ईच चेयर एट द रेट ऑफ 10 पर लेबर आवर। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट कुछ रही होगी, लेकिन उन्होंने एक रेट निकाल के दे दिया। एफओएच के चैप्टर में सीखेंगे ये काम करना, हमें तो कोई मसला नहीं, हमें तो ये पर चेयर भी मिल सकती थी, पर चेयर नहीं मिली, पर लेबर आवर मिल गई, कोई मसला नहीं, लेबर आवर हमारे पास मौजूद है। इधर देखो, आधा आर एक चेयर पे लगता है, ठीक है। अब ये जो आपने आधा आर यहां पर निकाला था, ये इसको आपने यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया था? लेबर रेट पर आर से। अब यही आधा आर जब लेबर काम करेगी तो मशीन की कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 10 रुपए पर आर। 10 रुपए लिखा हुआ है ना, वो तो 5 बन जाएगी ना। यानी कि आपने कहा जी 30 मिनट को घंटे में चेंज करें तो आधा घंटा बना, और हर घंटे का फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट जो चार्ज होगा ईच चेयर को आधे घंटे का, तो हर घंटे का 10 रुपए है, तो इसको ₹10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 रुपए। ये यूं कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे, चलो छोड़ो अब बात और बढ़ जाएगी। फिक्स वेरिएबल की बात मैं ज़्यादा बार बार कर रहा हूँ, हालांकि अभी उसकी बात शुरू ही हुई है ना, ज़्यादा छेड़ नहीं सकते। आज इंशाल्लाह क्लास के एंड तक फिक्स वेरिएबल में बहुत कंफर्टेबल हो चुके होंगे हम, और वो भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। यस, हाँ बेटा, वो उसने बेस बना दी ना एक लेबर। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि जी आप पेंटिंग के ऊपर 1 घंटा लगा रहे थे। थोड़ा सा सवाल के अंदर मैं कह सकता हूँ कि अपने बनाए हुए सवाल ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक है। वो कमजोरी यही है, बस ये कह सकते हैं कि आपकी डायरेक्ट वर्कर्स ही पेंट भी कर रहे हैं और कटिंग मशीन और असम्बली मशीन भी कर रहे हैं। तो पेंटिंग जो है बिल्कुल 1 आर भी कह सकते थे, आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने सवाल बनाते हुए ये सोचा था कि वही 0.5 आर होने क्लियर होना चाहिए था इसको, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको सही करें तो आपको सही सवाल हो तो उसमें यूं लिखा होना चाहिए ₹10 पर कटिंग एंड असेंबलिंग लेबर आर पर। ये मैं सवाल, क्योंकि मेरा बना हुआ सवाल मैं खुद सही कर सकता हूँ, आई कैप वाला सवाल तो है नहीं कि मैं छेड़ नहीं सकता, ठीक है। कटिंग एंड असेंबलिंग लेबर आर, ये बात समझ आई है क्वेश्चन इनका? देखो ना, डायरेक्ट वर्कर्स ही है ना।
अब मैं ऐसे खाम खा के अजम्पशन लूं, नहीं जी नहीं, डायरेक्ट लेबर तो वही है जो कटिंग और असेंबलिंग कर रही है, वही ऊपर हेडिंग दी हुई है, पेंट वाले भी डायरेक्ट ही हैं, तो खाम खा फजूल अजम्पशन क्यों लें, सवाल की कमी को पूरा कर लेते हैं, अपना सवाल है, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए था। ओके सही है, दोनों लिए हुए हैं, एक कर लें फिर, बल्कि मैंने सवाल बदल दिया ना इसलिए वो एक हो गया, देख लेते हैं, अभी जाकर ही देखेंगे, फिलहाल चलने दें। नेक्स्ट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10 पर लेबर आवर। अच्छी बात है, वैसे उन्होंने दोनों ले लिए हैं, तो मैंने ये अजम्पशन ले ली, सवाल बदल दिया, तो अब मेरी एक भी बन जाएगी, ठीक है, आगे जाके देखते हैं सोल्यूशन को। नेक्स्ट है जी, एडमिन और सेलिंग जो है, कंपनी हैज अ पॉलिसी टू चार्ज एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑफ। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, चलो तो आसानी है, फिर इसके हिसाब से इसका टोटल करेंगे, जो भी टोटल आएगा उस टोटल को 20% से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करेंगे, ये टोटल कॉस्ट बनेगी और उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, सोल्यूशन में ही चले जाते हैं, ठीक है, ये सही जा रहे हैं, यहां पे आके मसला है, ये ऐड करो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी आधा घंटा लगता है कटिंग एंड असेंबलिंग पे और 1 घंटा लगता है, तो टोटल कितना लेबर आवर लगते हैं, मुनासिब है, ये भी कोई इतनी गैर मुनासिब नहीं है, लेकिन अब जो मैंने ऊपर सवाल बदल दिया उस हिसाब से सिर्फ 0.5 भी हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्टिव बात है, क्योंकि सवाल अपनी बनी हुई एग्जांपल्स होती हैं, उनके अंदर छोटी मोटी बातें होती हैं, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है, डन। इसके बाद ये जितनी कॉस्ट आई, अच्छा अब कोई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे आप 0.5 लेंगे तो ये फिगर गलत हो जाएगी, तो फिर ये टोटल भी गलत होगा, फिर ये 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 भी गलत होगा, तो आगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर उसके हिसाब से ये आपने गलत निकाला है ना, तो यहाँ पे आधा नंबर लेट से इसका था वो कट गया, टोटल के मार्क्स नॉर्मली होते नहीं, चलो इसके भी नंबर मिलेंगे। अब ये जो फिगर भी आपने निकाली है वो गलत सही, उस पर 20% लगा के ऐड किया पूरे नंबर, फिर ये जो फिगर निकली है इस पे आपने 30% प्रॉफिट ऐड किया, चाहे वो गलत फिगर के ऊपर 30% प्रॉफिट निकल के गलत फिगर आई है, लेकिन उसके नंबर नहीं कटेंगे, उसके पूरे नंबर मिलेंगे, और ये सेल प्राइस निकाली, इसके पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है, बस चले वापस आए फिर, अब कल जो शुरू किया था ये तो ऐसे शुगर लगा रहे थे, अच्छा परसेंटेजेस को फिर आज एंड रखते हैं, हो सकता है 5 मिनट बच जाएं अगर फिक्स वेरिएबल ने हमारी जान छोड़ी तो, ठीक है। कल हमने बात शुरू की थी कि हम एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, उसी के अंदर ही फिर सब क्लासिफिकेशन थी ना, प्रोडक्शन को हमने कहा था मटेरियल, लेबर, और बेसिकली तो ये 2 तरह की क्लासिफिकेशन हो गई ना, एक हमने क्लासिफिकेशन की कॉस्ट की प्रोडक्ट और पीरियड, फिर प्रोडक्ट की आगे हमने क्लासिफिकेशन की, ये क्लासिफिकेशन बिहेवियर के हिसाब से नहीं होती, ये टाइप के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू टाइप, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये टाइप है, मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट में तीन तरह की कॉस्ट थी, मैंने कहा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच, वो भी एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और फिर पीरियड कॉस्ट आगे 3 तरह की मैंने एग्जांपल में दी थी, सेलिंग, एडमिन और फाइनेंस। तो एक बहरहाल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमने जो पढ़ी वो क्या थी, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ठीक है। कल हमने एक क्लासिफिकेशन जाते जाते शुरू की थी, वो कॉस्ट के बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन थी, यानी कॉस्ट कैसे बिहेव करती हैं, डिफरेंट कॉस्ट कैसे बिहेव करती हैं अगर आप एक्टिविटी लेवल को चेंज करें। एक्टिविटी लेवल चेंज करने का मतलब क्या है, एक कुर्सी बनाएं, 10 बनाएं, 50 बनाएं, 100 बनाएं, अब ये क्या है, एक्टिविटी लेवल, जो काम आप कर रहे हैं वो काम जितना ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, या कम मतलब चेंज हो रहा है, वो एक्टिविटी लेवल अगर चेंज हो रहा है तो कॉस्ट डिफरेंट जो हैं वो कैसे डिफरेंटली बिहेव करती हैं, ये हमने पढ़ना शुरू किया था बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने एक सादा सी एग्जांपल दी थी एक बच्चे की, ठीक है, बल्कि अपनी ही एग्जांपल यही ले लेते हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, क्रिएशन टुक अ मंथली ट्रिप ऑफ स्टूडेंट्स टू मीनारे पार्क, द बस कॉस्ट ऑफ ईच ट्रिप इज 15,000, मैंने कहा था ये 70 सीटर बस है, कह दिया था मैंने, ठीक है, तो है फिर हम, ठीक है ना, तो 70 से ऊपर अभी लेके ही नहीं गए, और सवाल करेंगे फिर उसमें देखेंगे। अच्छा अब मेरा सवाल, बस कॉस्ट क्या है, इसकी नेचर क्या है, ये 15,000 रुपये किराया लगना ही लगना है, चाहे 10 स्टूडेंट जाएं, चाहे 50 जाएं, चाहे 70 की 70 सीटें आप भर दें, ड्राइवर जो आया है, बस वाला जो आया है, उसने किराया कितना लेना है,
यानी बस कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है। अच्छा, और मैंने साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि डिसीजन जो आपने लेना है ना इस बिहेवियर का, टोटल की बेस पे लेना है। एक कॉस्ट जो इन टोटल 15 ही है, एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है उससे चेंज, एक्टिविटी लेवल क्या है क्रिसेंट कॉलेज के लिए, ये ट्रिप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये उनका एक्टिविटी लेवल। जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन वाले यूनिट्स हैं वो उनका एक्टिविटी लेवल है, तो इस एक्टिविटी ट्रिप के अंदर जो एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सितंबर में 30 गए, अक्टूबर में 50 गए, नवंबर में 70 गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो टोटल बस कॉस्ट है ये चेंज नहीं हो रही। पता ही है आपको, बस ने तो उतना ही किराया लेना है। आप 5 सवारियां बिठा के ले जाएं, उसमें आपने बुक की हुई है ना बस, तो आप 5 सवारियां बिठाएं या आप 70 बिठाएं। बल्कि आप तो कहेंगे कि सर कोई नहीं, 10-15 ऊपर भी हो गए तो दरमियान में खड़े हो गए, मीनार पाकिस्तान तक जाना है, हम खड़े होकर चले जाएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, छत पे भी बिठा लेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था नहीं 70 ही रखें बस, ठीक है, सीट बाय सीट अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो वो कॉस्ट जो इन टोटल एक्टिविटी लेवल के बदलने से ना बदले, उसको हमने क्या कहा था, वो क्या होती है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये बस कॉस्ट जो है इसका असली नाम क्या बना, फिक्स कॉस्ट। ये तो हमारी एग्जांपल में बस कॉस्ट थी ना, लेकिन ये आइंदा से बस कॉस्ट नहीं हुआ करेगी, आइंदा से इसका नाम अब हम फिक्स कॉस्ट रखें। ठीक है जी, तो इस फिक्स कॉस्ट को अगर हम देखें तो इन टोटल ये सेम है, एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदल, डिसीजन ले लिया कि ये क्या है, फिक्स्ड। अब अगली बात हम इसके बाद देखते हैं, फिक्स कॉस्ट जो होती है, जैसे जैसे आप एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हैं ये कॉस्ट नंबर ऑफ हेड्स बढ़ते जाते हैं ना। जैसे मैंने पर हेड की एग्जांपल दी थी कि भाई साहब अकेले गए पेपर देने, कैब करवा के तो 1000 रुपये इन्हें पड़ा, 2 दोस्त चले गए तो कैब वाले ने तो 1000 ही लिया, लेकिन इनको 500-500 पर हेड पड़ा। 4 दोस्त चले गए तो कैब वाले ने फिर भी 1000 ही लेना है, लेकिन इनको पर हेड 250-250 पड़ा। 5 चले गए औखे सौखे होकर, तो कैब वाले ने फिर भी 1000 ही लेना है, लेकिन इनको पर हेड 200 पड़, ठीक है, 200 रुपया पड़ गया। तो जो फिक्स कॉस्ट होती है उसकी नेचर क्या है, इन टोटल वो सेम रहती है, एक्टिविटी लेवल चेंज होने से चेंज नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप एक्टिविटी लेवल बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो पर यूनिट पर हेड शेयर जो आप कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है, जिसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये दोनों चीजें मैंने आपको कल दिखाई थी। देखें जी, 15,000 टोटल है, डिवाइड बाय 30 बच्चे जाएं तो हर स्टूडेंट के हिस्से, मिसाल के तौर पे ये कॉलेज वालों ने पैसे नहीं दिए, बच्चों ने खुद दिए, अगर तो जब ये 30 बच्चे गए होंगे तो बस के किराए की मद में इनको पर हेड इनको कितनी कॉस्ट पड़ी होगी, तो 15,000 बटा 30, 500 हर बच्चे ने दिया। अगली बार उन्होंने कहा यार सारी सीटें खाली थी, किराया तो बस ने उतना ही लेना है, और बच्चे तैयार करो ताकि पर हेड हमें कॉस्ट कम पड़े, तो अगली बार 50 तैयार हो गए। अब जो किराया है वो तो 15,000 ही था अगले महीने भी, लेकिन अब हर बच्चे को कितने कितने पड़े, और मोटिवेट हुए लो यार 200 रुपया बच गया, और लोग तैयार करो, अगली बार 70 ले आए। अब वही किराया था तो पर हेड 214। तो फिक्स कॉस्ट की नेचर क्या है, इन टोटल रिमेन्स सेम, एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदलती नहीं है, बट डिक्रीजेस पर यूनिट इफ एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस। ये लिखा हुआ है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके ग्राफ्स चूंकि मैंने बनाए थे वो मिट गए हैं, तो वो फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनी थी, और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, लेकिन आपने कभी भी पर यूनिट पर बेस करके डिसीजन नहीं लेना भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, डिसीजन हमेशा किस बेस पर लेना है, तो टोटल में ये सेम है, पर यूनिट तो बाद में फिर एक उसका बिहेवियर देखा कि पर यूनिट में फिर ये कैसे बिहेव कर रही है। डिसीजन लेने के लिए पर यूनिट को नहीं देखा था, डिसीजन लेने के लिए हमने क्या किया था, टोटल को देखा था। ठीक है, तो कल हमने एक ग्राफ बनाया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, बुक नहीं रहे, 70। यहां पे हमने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए थे, स्कूल डेंट्स, और वाई एक्सिस पे हमने हाँ रुपीज टोटल बस कॉस्ट ली थी, ऐसे ही है ना, टोटल बस कॉस्ट, जिसका अब असल नाम हमें पता लग चुका है,
ये क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो क्या था? 15 था। क्या किया था कल वाले? 5, 10, 15, 20, 25, तो 5000 5K लिख दो। चलो कल भी ऐसे ही किया था, ताकि कल वाला आपको दोबारा नोट ना करना पड़ जाए ना। ये आपने कल किया हुआ था। मैं जरा सारी पिक्चरें एक सामने रखना चाह रहा हूँ ना, फिक्स को भी टोटल पर यूनिट, फिर वेरिएबल को भी टोटल पर यूनिट, फिर एक तीसरी नस्ल की भी चीज़ होती है, उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसकी तैयारी में थोड़ा सा इसको स्मार्टली करते हैं, उसकी भी तैयारी रखें ना। गंद पाता साहब तुझे। हाँ ठीक है। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है जी। डस्टर ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, सफाई फिर नहीं हो रही। चले, गुजारा हो गया। अच्छा जी, अब अगर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो 30 गए, यहां से देखेंगे तो आपकी टोटल, अब कॉस्ट कौन सी देख रहे हैं हम? एक्स एक्सिस पे कौन सी, वाई एक्सिस पे कॉस्ट कौन सी पड़ी हुई है? तो अगर 30 स्टूडेंट जाएं तो कॉस्ट कितनी पड़ती है आपको बस की? तो ये जनाब आपने यहां पर, सही है, लगा दूं? बाकी तो आपको पता ही है, लाइन इज मैग्नेटिक, खींच लेगी सारे नुक्तों को। नेक्स्ट, अगले महीने 50 चले गए, टोटल बस कॉस्ट फिर भी, तो 50 बच्चे चले गए तब भी कॉस्ट, 70 चले गए तब। बहुत जरूरी है, ग्राफ्स आते नहीं है सिलेबस में, लेकिन ग्राफ्स से चीज याद रह जाएगी आपको, बिहेवियर देख लेंगे आप, बाकी फिर सारी जिंदगी अब इसने चलना ही है, इस कॉन्सेप्ट ने आपके दिमाग में, ठीक है। तो अब अगर आप, अच्छा मैंने कल एक बात की थी कि अगर कोई भी बच्चा नहीं ना गया, तब भी बस वाले ने कहना है पायन मैनू तो 15,000 दो ना, बुकिंग की थी आपने, मेरी तो दिहाड़ी गई ना, तो इसलिए कोई बच्चा भी ना जाए तो 15,000, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन कल बनी थी, ये स्ट्रेट है, ओके, स्ट्रेट लाइन है। तो ये किसका ग्राफ है? टोटल बस कॉस्ट आपकी एग्जांपल के हिसाब से, और दरअसल टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जो होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ वो एक स्ट्रेट लाइन है। यही तो कॉन्सेप्ट है कि फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो इन टोटल एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये जनाब टोटल बस कॉस्ट, आपकी एग्जांपल वाला लफ्ज नाम लिख दिया, और यहां पर असल नाम क्या है इसका? टोटल फिक्स कॉस्ट। समझे ध्यान से समझें, अभी वेरिएबल आएगी, फिर उसके बाद एक ऐसी कॉस्ट आएगी जो मिक्सचर होगी, अलग अलग करना सीखेंगे, सारी अकाउंटिंग इसी को ही करते करते गुजरेगी हमारी, कॉस्ट वाली अकाउंटिंग। अच्छा, दूसरा हमने क्या देखा है जी? दूसरा हमने इसका जो बिहेवियर देखा है वो पर यूनिट के हिसाब से देखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, बस। ठीक है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, स्कूल डेंट्स। कौन सी कॉस्ट यहां पर लेना चाह रहे हैं आप? टोटल नहीं, पर यूनिट, लेकिन कौन सी? यानी कि पर स्टूडेंट बस कॉस्ट कितनी पड़ती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना जरा ज्यादा आसानी समझ आएगी अगर आप यूं कहेंगे स्टूडेंट्स ने खुद ही बस अरेंज की है, तो हर स्टूडेंट को 30 गए तो 500 रुपया हर स्टूडेंट को पड़ा, और स्टूडेंट्स उन्होंने ज्यादा तैयार कर लिए अगली बार, तो उनका पर स्टूडेंट किराया कम हो गया। तो यही है इसकी खसूसियत, क्योंकि ये इन टोटल फिक्स है ना, इन टोटल फिक्स है, तो इसी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कह रहे हैं कि अगर आपने एक फैक्ट्री ऐसी किराए पे ले ली है जो 1 लाख जूते बना सकती है, लगा नहीं सकती, बना सकती है हर महीने में, तो आप अगर कम जूते बनाएंगे तो वो फैक्ट्री का किराया कम जूतों पर एलोकेट होकर ज़्यादा कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि मैक्सिमम कैपेसिटी पे इसको ऑपरेट करें, ताकि आप मैक्सिमम उस किराए को यूज़ कर रहे हो। तो यही वो बात होती है, इसी को इकोनॉमी ऑफ स्केल कह रहे होते हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पे हम क्या लेंगे जी? पर स्टूडेंट बस कॉस्ट, बस
अच्छा बस कॉस्ट, ये रुपीज के अंदर यहाँ पे चल रहा है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये रुपीज चल रहा है, ठीक है। अच्छा पर स्टूडेंट बस कॉस्ट, यानी कि इसको आप पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कहेंगे दरअसल तो आज के बाद, ठीक है। तो कितनी है, 500 है, 100 किया था कल, तो 100, 200, 300, 400, 500। तो अगर 30 बच्चे जाते हैं तो कॉस्ट सही नुकता लगा दूं, बाकी मसला तो कोई नहीं, आपको पता ही है। अच्छा अगर 30 बच्चे जाएं तो हर बच्चे को कॉस्ट 50 जाएं तो 300, अगर बच्चे 50 हो जाएं तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ब्रेक लगाना, ओके डन। सुभान अल्लाह, कितना मुश्किल है ये ग्राफ बनाना, इकोनॉमिक्स वाले उस्ताद भी कितने कमाल होते हैं ना, जबरदस्त ग्राफ बना देते हैं। नेक्स्ट 70, 214, तो यहां कहीं होगा 214, ठीक है डन। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा नीचे रखो इसको, रुख नीचे की तरफ ही है, ठीक है ना, ये आहिस्ता कर्व है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, चलते चलते बहरहाल ये कहीं तक किसी हद तक कांस्टेंट होने की तरफ, बहुत स्लो हो जाता है इसका डिक्रीज आहिस्ता आहिस्ता, एक हद तक ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सकती है ना, ठीक है। तो बहरहाल ये लाइन ऐसी है, ये आपने लाइन ये भी देखी हुई है, ऐसी बात नहीं है, कोई नई चीज है, मेरा थोड़ा कर्वी ऐसे चेक करो, अभी चेक करना, अभी ये जो लाइन है ना, ये इसने नुक्ता खुद ही सही कर देना। लो भाई, ये किसका ग्राफ, ये पर स्टूडेंट बस कॉस्ट है, जिसको आप उर्फ आम में पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कहेंगे। ये आपके दिमागों में फिट हो जाने वाली चीजें हैं, मतलब हो जाने वाली नहीं, मतलब करने वाली, यानी हो जानी चाहिए, बहुत जरूरी है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, सही है जी। टोटल फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स डिसीजन किस बेस पे लिया, टोटल पे, इन टोटल कांस्टेंट रहती है, एक्टिविटी लेवल बदल रहा है, कॉस्ट नहीं बदल रही, तो ये फिक्स कॉस्ट है। हाँ, ये डिसीजन लेने के बाद हमने पर यूनिट इसका बिहेवियर चेक किया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्टिविटी लेवल बढ़ा रहे हैं, तो पर यूनिट ये कॉस्ट कम हो रही है। ये हमने सिर्फ इसका पर यूनिट में बिहेवियर देखा है, डिसीजन इस बेस पे कर चुके हैं, ठीक है, कोई मसला। अगली चीज मैंने कही थी, अब बच्चे ट्रिप पे जाएंगे, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, तो कुछ मनोरंजन का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बर्गर जो है, एक डील है बर्गर वाली, 800 रुपए का एक बर्गर है, वो भी बच्चों को लेकर देना है हमने, ठीक है। तो हम किधर गया, एंड बर्गर कॉस्ट पर बच्चा इज 800। पेपर के बाद भूख लगी इसको, अकेला गया, तुम ही गए थे ना कल, है ना, तुम ही थे ना, तुम अकेला गया था, पेपर के बाद वापसी भूख लगी तो, अच्छा वो ट्रिप 1000 का आना जाना है, ठीक है ना, कैब वाला वहीं रुका हुआ था, 1000 सस्ते जमाने थे, हैं। अच्छा चले, तो अब वापसी में भाई ने एक बर्गर खाया, इन्होंने कल 250 रुपए वाला बर्गर खाया था ना, ओके 200 वाला खाया था, 200 वाला बर्गर इसने खाया, अंडे वाला, शामी भी नहीं था उसमें। अब अगर ये दो दोस्त जाएंगे तो टोटल, अच्छा डिसीजन किस बेस पे लेना है, ये अकेला जाए तो टोटल बर्गर कॉस्ट कितनी पड़ी, 200, दो दोस्त गए तो टोटल, 4 दोस्त गए तो टोटल, 5 दोस्त गए तो टोटल, तो टोटल में आपके नंबर ऑफ बर्गर्स यानी स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, यानी एक्टिविटी लेवल के बदलने से ये कॉस्ट भी बदल रही है, मतलब वेरी कर रही है टोटल में डिसीजन किस वजह से ले रहे हैं, तो वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के वेरी करने से, चेंज करने से बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो टोटल बर्गर कॉस्ट भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ यूनिट्स या स्टूडेंट्स कम कर रहे हैं, तो टोटल बर्गर कॉस्ट भी कम हो रही है।
तो वेरिएशन अगर एक्टिविटी लेवल में लाएं तो इन टोटल एक कॉस्ट चेंज हो जाए, वेरी कर जाए, तो उसका नाम वेरिएबल। अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स का नाम क्या रखा? ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदलती है, ठीक है ना। तो यही हमारी इस एग्जांपल के अंदर है, ठीक है। एक स्टूडेंट जाए तो कॉलेज वालों को कितनी कॉस्ट पड़ेगी बर्गर की? 800। अगर 30 आ गए तो 24,000 रुपए बर्गर की कॉस्ट पड़ेगी। और अगर 50 आ गए और अगर 70 आ गए हैं, अब देखो डिसीजन किस बेस पे लेना है, बस ये याद हो जाए ना कभी आपको, मसला तो है ही कोई नहीं सारी जिंदगी में। डिसीजन किस बेस पे ले रहे हैं? टोटल, ठीक है। तो टोटल को देखो, अब स्टूडेंट्स चेंज होने से ये कॉस्ट चेंज हो रही है, स्टूडेंट्स वेरी कर रहे हैं, कॉस्ट भी वेरी, स्टूडेंट्स वेरी करते हैं, कॉस्ट वेरी नहीं करती, रिमेन्स सेम, रिमेन्स फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट। स्टूडेंट वेरी करते हैं तो टोटल में कॉस्ट वेरी करती है, सेम नहीं है, वेरी कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लिखनी नहीं वहां पे लिखी है नोट्स में, ठीक है ना। बस समझें इसको और दिमागों में बिठाएं इसको, ठीक है। तो वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के बदलने से बदले उसको क्या कहते हैं? इन टोटल। डिसीजन किस पे लेना है? वो क्या कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। टोटल की बेस पे डिसीजन है ना, इसलिए मैंने टोटल पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप टोटल बर्गर कॉस्ट, बर्गर कॉस्ट, ठीक है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो भी लिख ही देता हूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये इसका असल नाम, ऊपर वाला एग्जाम्पल नाम, ठीक है। तो यहां पर हमने कॉस्ट ले ली रुपीस के अंदर, ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और बस। अब मेरा स्केल है ना, मेरा ग्राफ है, तो गुजारा कर लें बस इसके साथ। ठीक है जी। अब अगर कोई स्टूडेंट ना जाए तो बर्गर कॉस्ट नहीं, नहीं वो बर्गर की जो दुकान साथ वाला आ जाएगा, नहीं भाईजन, आपने दिल में तो सोचा था ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। स्टूडेंट जाएंगे, सुबह पता लगेगा जब गाड़ी में वो बच्चे पहुंच जाएंगे, गाड़ी में चलने में आधा घंटा रह जाएगा, तो फिर दुकान पे जाके हम उस वक्त ऑर्डर करेंगे, हाँ जी इतने बच्चे आ गए हैं तो इतने बर्गर दे दो, ठीक है, ओके। तो फिर अगर कोई बच्चा ना जाए, कोई बच्चा ना जाए, बस वाले ने तो 15 ले लिया था, ठीक है, यहाँ पे कोई बच्चा ना जाए तो कोई बर्गर कॉस्ट नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट 30 आ गए, 24,000, ओहो यहाँ तो लिखा ही नहीं, 24, 40, तो 10,000 कर लें, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, बस 60 भी है, तो 60 के 50 के दरमियान ही होगा ना, 20 खे, 30 खे, 40 खे, और क्या, बस काफी है। गंद पै गया इतने वैसे, है ना, समझ ही कुछ नहीं आ रहा, गुजारा हो रहा है। अच्छा, अब अगर बच्चे 30 आ गए तो कितनी बर्गर कॉस्ट पड़ी? तकरीबन यहां पे कर, बच्चे 50 आ गए अगले महीने तो रोके, बच्चे 70 तो कॉस्ट 56, यहां कहीं डन। अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ट्रेंड चेक करो इसका, जैसे जैसे अब ये ना लाइन इंशाल्लाह देखना खींचेगी इनको अपने पास, क्योंकि लाइन तो मैं दोबारा नहीं लगा रहा, तो इधर आ रहा जी, ये देखा कैसी जबरदस्त लाइन मैंने रखी है, मैग्नेट लगा हुआ है ना ये जी बेटा। तो क्या ट्रेंड आया जी आपके सामने टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है जी, टोटल बर्गर कॉस्ट, बर्गर
टोटल बर्गर कॉस्ट, जिसको आप सिर्फ ऑनवर्ड कहा करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये ग्राफ है। तो जैसे हमने, तो देखो डिसीजन इस बेस पे, ठीक है, डिसीजन इस बेस, ओके, टोटल की बेस पे। अगर टोटल में एक्टिविटी लेवल के बदलने से कॉस्ट नहीं बदल रही तो वो सेम फिक्स कॉस्ट, नाम ही उसका फिक्स, ठीक है। और अगर बदल रही है, वेरी कर रही है, तो वेरिएबल। बस मैं दूसरा ग्राफ बना लूं, फिर पार्ट 2 शुरू करना, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट कितनी है? भाई देखो ये सारी चीजें ना फिलहाल मेरी असम्पशन के हिसाब से है, ना तो बस 70 से ऊपर सीटों वाली थी, ना नीचे सीटों वाली थी, ना ही आपको ये ना कहना कि उसको जाके हम कहेंगे अब तो 70 बर्गर हो गए, डिस्काउंट ही दे दो। आएगा सवालों में डिस्काउंट, पर अभी तो नहीं है ना। अभी विदाउट डिस्काउंट कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही, ना फिक्स कॉस्ट ना वेरिएबल कॉस्ट। खुद से नहीं सोचने लग जाना सर डिस्काउंट आएगा, हो सकता है कि हम ऑर्डर बड़ा करें तो वो डिस्काउंट दे दे, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो वो 1 रुपया नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना। तो अगर एक बर्गर लेने जाएं तब भी 800 का, 30 लेने जाएं तब भी 800 का, 70 लेने जाएं तब भी 800 का। चेक करना है तो चेक कर लो, चेक कर लो। टोटल बर्गर कॉस्ट कितनी है? 24,000। अगर मैं, मुझे पता है कि आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन समझो ये सवाल में नहीं गिवन ना, आपने खुद निकालना है चेक करने के लिए। तो आप क्या कहोगे? टोटल बर्गर कॉस्ट 24,000 है और टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं, तो पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट कितनी है? आप 24,000 को डिवाइड करोगे 30 से, 24,000 सी डिवाइड करोगे 30 ए से, तो आंसर क्या आया? ये चेक करने का तरीका बता रहा हूं आपको, यही तो हमने चेक किया करना है आगे जाके। जब कॉस्ट को देख के अंदाजा लगाएंगे ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है। असल कहानी तो वहां तक पहुंचानी है हमने। सवाल तो ऐसे सवाल चलते चलते आएंगे, ऐसे कॉस्ट गिवन होंगी, वहां से डिसाइड करना होगा ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, यहीं से पता चलेगा। वो तो नहीं लिखा होगा ना यहाँ पर कि कितने रुपए, ये तो निकालनी पड़ा करेगी, ये निकालनी पड़ा करेगी, ये खुद निकालनी पड़ा करेगी आपको, ठीक है ना। बहरहाल चेक करें जी, अगर आप 24,000 को डिवाइड करते हैं 30 से तो आंसर कितना आता है? अच्छा, आप 40,000 को 50 से करते हैं तो फिर 800, आप 56 को 70 से करते हैं तो तो ये तो पर स्टूडेंट यानी पर यूनिट सेम है, तो आपने पकड़ लिया। वेरिएबल कॉस्ट की 2 निशानियां हैं, जैसे फिक्स कॉस्ट की 2 निशानियां हैं ना, टोटल में देखते साथ ही नजर आ गया टोटल में सेम है, और अगली बात पर यूनिट में कम भी होगी। ऐसे ही दूसरी निशानी देखते साथ नजर आया कि चेंज हो रही है एक कॉस्ट एक्टिव लेवल के चेंज होने से, लेकिन एक तीसरी मुसीबत अभी आ रही है ना, सेमी वेरिएबल। इसलिए सिर्फ इसको देखकर ये नहीं डिसाइड कर लेना कि ये वेरिएबल है, आगे चल के बताता हूं सेमी वेरिएबल। सिर्फ इसको देखकर नहीं, अगला टेस्ट भी लगाना पड़ेगा। पर यूनिट अगर सेम है तो फिर हम कहेंगे ये पर यूनिट में सेम रहती है, और एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से बढ़ रही है, कम होने से कम हो रही है, तो ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आप गिराफ बनाएं, गिराफ पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट का रुपीस में, ठीक है, यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का, और स्टूडेंट्स तो वही हैं 70। सर बड़ा टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आपने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? ये क्या ग्राफ्स बना रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? सीएमए पढ़ने आए हैं, ये क्या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? सीएमए पढ़ रहे हैं जी। 800 का है ना, तो 200, 400, 600, 800, 1000 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। बस हमारी मर्जी भी, हमारा अपना ग्राफ, अपना स्केल मेरा। अच्छा, अब 30 स्टूडेंट जाएं तो पर स्टूडेंट बर्गर कॉस्ट 800 है, 50 जाएं तो 70 जाएं तो, वाह, ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई। नहीं, पर यूनिट के अंदर नहीं डिसीजन लेना, डिसीजन तो टोटल में लेना है। ये पर यूनिट में सेम नजर आई है, तो ये निशानी है अकल वालों के लिए कि ये क्या है? मैग्नेटिक लाइन। ये क्या है? अच्छा सॉरी, ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, जो कि टोटल में चेंज हो रही है लेकिन पर यूनिट में सेम हो, ठीक है। टोटल में चेंज हो रही है, मैंने बढ़ रही नहीं कहा, क्योंकि आप अगर वापसी का सफर इख्तियार करें तो कम भी तो हो रही है, तो चेंज बोलना ज्यादा बेहतर है। टोटल में चेंज हो रही है
और पर यूनिट में कांस्टेंट है, सेम है, तो ये है निशानी अकल वालों के लिए कि ये कौन सी कॉस्ट है, तो पर स्टूडेंट वर्ग कॉस्ट या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, ये असल नाम है इसका। अब इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि अब उनको याद करने की जरूरत नहीं है, वो अब आपको याद है, तो रट्टे रुट्टे नहीं लगाने होते, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ लें, पार्ट 2 शुरू कर लें आप, फिर बस याद ही है वो।